नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह कई विविधताओं से भरी हुई है। कहीं अंधेरे बीहड़ जंगल हैं, कहीं अथाह गहराई लिए हुए समुद्र, दूर तक फैला आसमान, तो कहीं विराट और विशाल पर्वत। बच्चों, आज हम इसी पर्वतमाला से घिरे स्थान के बारे में कविता पढ़ने वाले हैं। कविता का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। पता नहीं पहाड़ों में क्या आकर्षण है कि यदि एक बार आप इनकी सैर कर लें तो यह आपके हृदय में सदा के लिए बस जाता है। बच्चों, पहाड़ पर जीवन हमेशा कठिन रहा है। वहां जीने लायक कोई सुविधा नहीं होती है। आपको हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आप वहां बमुश्किल जीवन बिता सकते हैं। पर लोग लाख कठिनाइयां झेल कर भी पहाड़ों की तरफ खींचे चले जाते हैं। इसका कारण आपको पता है? दरअसल पहाड़ों पर सबसे खास और कीमती एक चीज होती है, और वो है मानसिक शांति। पहाड़ की गोद में जाकर आप दुनिया की हर तकलीफ भूल सकते हैं। इन्हीं पहाड़ों से घिरी यह कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पर कविता पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। बच्चों, इसके कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य पर इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता भी ऐसे ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई कविता है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। जन्म के सिर्फ 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था और पिता का नाम गंगा दत्त। ये अपने पिता की 8वीं संतान थे। सन 1921 में अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़कर ये महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। हिंदी के छायावादी काव्य में सुमित्रा नंदन पंत का विशेष स्थान है। ये छायावाद के 4 स्तंभों में एक प्रमुख स्तंभ थे। आजीवन अविवाहित रहकर हिंदी साहित्य के इस भीष्म पितामह ने मृत्यु पर्यंत साहित्य रचना की। इनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं ग्राम्या, गुंजन, ग्रंथि, स्वर्ण किरण, युगांत, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, सत्यकाम, चिदंबरा आदि। पंत को उनकी कविताओं के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। इन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अपने जीवन के 50 वर्ष केवल काव्य लेखन में बिता देने वाले कवि सुमित्रा नंदन पंत का हिंदी में अभूतपूर्व योगदान है। इन्हें हिंदी का विलियम वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। तो बच्चों, अब हम इस कविता की तरफ चलते हैं। कवि बारिश के मौसम में पहाड़ों पर घूमने गए हैं। वहां के अद्भुत दृश्य ने कवि का मन मोह लिया है। चारों तरफ फैले मेघ, बारिश के पहले की शांति, फिर तेज बारिश का होना, आंधी तूफान में पेड़ का उखड़ने का डर से सहम जाना, ये सभी दृश्य कवि के स्मृति में हमेशा के लिए बस जाने वाले हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। कवि सुमित्रा नंदन पंत ने इस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया है, अर्थात कविता में आई चीजों को इंसानों की तरह दिखाया है। कवि वर्षा ऋतु में पर्वतीय स्थल के दृश्यों का बहुत बारीकी से चित्रण करते हैं। बच्चों, बरसात के मौसम में पहाड़ों का रूप हर पल बदलता रहता है। बादलों का अलग अलग रूप, उनका आकार, उनका रंग, कभी सन्नाटा, कभी हवा की तेज आवाज, कभी तेज बारिश, ये सब मिलकर पहाड़ों के रूपकों को भी बदल देते हैं। कवि ने पहाड़ के आकार की तुलना मेखला अर्थात करधानी से की है, यानी पहाड़ दूर तक गोलाकार रूप में फैला हुआ है। पहाड़ के ठीक नीचे एक विशाल तालाब है, जिसकी तुलना कवि ने एक बड़े से दर्पण से की है। पहाड़ पर उगे हजारों फूलों को कवि ने उसकी आंखें बताया है। अब पहाड़ अपनी हजारों फूल रूपी आंखों से अपना ही चेहरा बार बार उस तालाब में देख रहा है। सदियों से उस पहाड़ के पैरों तले पड़ा वह तालाब किसी विशाल आईने की तरह फैला हुआ है। तो बच्चों, इसी को प्रकृति का मानवीकरण कहा गया है, यानी प्रकृति में फैली चीजों का मनुष्यों की तरह व्यवहार करना। सुमित्रा नंदन पंत की इन्हीं नजाकतों के कारण उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। गिरिका गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर,
गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इन पंक्तियों में कवि ने पहाड़ों से गिर रहे झरनों तथा वहां स्थित पेड़ों का वर्णन किया है। पहाड़ से गिरते ये झरने नशे में उन्मत्त हैं। उनके नस नस में उत्तेजित नदियों से मिलने की कामना पहाड़ों की स्तुति कर रही है, उनका गुणगान गा रही हैं। वे पहाड़ के प्रति कृतज्ञ हैं, क्योंकि पहाड़ ने ही उनके अस्तित्व को गढ़ा है। अथाह गहराई की तरफ गिरते इन झरनों की झाग भरी बूंदें किसी मोती की माला की तरह गुंथी बिथी गिर रही हैं। लेकिन वहां के पेड़ों की स्थिति कुछ और ही है। वे पहाड़ से भी ऊपर उठ जाने की उच्चाकांक्षा अर्थात इच्छा लिए आकाश की तरफ उन्मत्त खड़े हैं, परंतु उनकी इच्छा कुछ ही पल में डर में बदल जाती है। वे एक टक डरी हुई निगाहों से शांत आसमान की तरफ देख रहे हैं। भयंकर तूफान के पहले की शांति उन्हें डरा रही है कि कहीं वे इसमें टूट तो नहीं जाएंगे या उखड़ तो नहीं जाएंगे। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। बारिश के मौसम में पहाड़ों के दृश्य सचमुच अनोखे हो जाते हैं। कई बार आपको पहाड़ पर बादल ऐसे लेटे हुए मिलेंगे कि लगेगा मानो कोई अनोखा और विशाल जानवर वहां अपनी थकान मिटा रहा है। कवि ने यहाँ कुछ ऐसे ही दृश्यों का जिक्र किया है। पहाड़ के दोनों तरफ बादल उसके पंख की तरह आ चिपकते हैं। लगता है कि पहाड़ ने उन बादल रूपी पंखों की सहायता से उड़ना शुरू कर दिया है। अचानक पारे के समान चमकते बादल रूपी पंख फड़कने लगते हैं और पहाड़ हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है, या कहा जाए कि वह ढेर सारे बादलों की ओट में ढक जाता है। बादलों के गायब हो जाने के बाद वहां सिर्फ झरनों के गिरने की आवाज बची रह जाती है। कुछ ही पल में मूसलाधार यानी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है आकाश और धरती के बीच युद्ध छिड़ गया है और आकाश अपने बूंद रूपी तीरों की वर्षा करते हुए धरती पर टूट पड़ा है। धरती और आकाश के इस भीषण युद्ध में पहाड़ों पर उगे बेचारे शाल के वृक्ष डर के मारे धरती में धंस जाते हैं। अर्थात तेज बारिश और तूफान के कारण शाल के पेड़ नीचे की तरफ झुक जाते हैं। कई बार तेज बारिश के कारण किसी तालाब या नदी में कुछ बहुत बारीक और नन्ही बूंदें पानी से ऊपर की तरफ उछल आती हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पानी उबल रहा है और उसमें से धुआं निकल रहा है। कवि ने ऐसे ही दृश्य को दर्शाया है कि लग रहा है तालाब जलने लगा है और उसमें से धुआं निकल रहा है। अंत में कवि ने इन सारे दृश्यों का रहस्य खोलते हुए कहा है कि ये सारी करामात इंद्रदेव की है। वे अपने बादल रूपी यान में बैठकर इधर उधर घूम रहे हैं और इंद्रजाल यानी अपनी जादुई शक्तियां बिखरा रहे हैं। कविता को समझने के बाद इसका शीर्षक भी पूर्णतः सार्थक लगता है। पूरी कविता पहाड़, बादल, बारिश, पेड़, तालाब, झरनों, इंद्रजाल आदि से भरी पड़ी है। पंत जी ने कविता का निर्वाह अंत तक सुंदरता से किया है। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया। इस पाठ का संक्षिप्त रूप हम अपने अगले वीडियो में देंगे, उसे देखना ना भूलें। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।